हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिस्ट्री को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। फिजिकल केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, आपको याद होगा, जिसमें हम लोग केमिकल काइनेटिक को स्टडी कर रहे हैं। अभी केमिस्ट्री में हम लोग केमिकल काइनेटिक पढ़ रहे हैं और इसमें आज का क्लास बहुत ही इंटरेस्टेड और इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को पढ़ेंगे और इसके साथ साथ जो भी इसका कॉन्सेप्ट है आगे पूरा कंप्लीट करेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है, आपका टॉपिक है। यहाँ के बाद हम लोग फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझ में आ जाएगा तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को पढ़ेंगे। और जैसे ही ये फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हम लोग पढ़ लेंगे, वैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ कैटालिस्ट का भी कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे, जो कि सरफेस केमिस्ट्री में भी रह गया था। कैटालिस्ट को जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो पूरा डिटेल सरफेस केमिस्ट्री का जितना कॉन्सेप्ट था वो सब कुछ यहाँ पे बता देंगे आपको। मतलब अब बहुत ज़्यादा इस चैप्टर में चर्चा नहीं है, लेकिन जो भी चर्चा है वो बहुत मेजर है और इम्पॉर्टेंट है ना। इसको समझना है, क्योंकि इसी को समझने के लिए अभी तक चर्चा हम लोग कर रहे थे। अभी तक हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को पढ़े हैं, ठीक है। साथ ही साथ रेट ऑफ रिएक्शन किस किस फैक्टर से अफेक्टेड होता है ये भी आपको बताते गए हैं, है ना। तो उम्मीद है कि आप लोग पूरा नोट्स जो है अच्छा से रेडी कर रहे होंगे, क्योंकि नोट्स अगर रेडी रहेगा आपका और खुद का लिखा हुआ नोट्स अगर तैयार रहेगा, समझ करके जैसे समझाते जा रहे हैं आप समझते जाते होंगे और लिखते जाते होंगे अगर, तो फिर आपको परेशानी नहीं होगा। एग्ज़ाम देने में भी या अगर टेस्ट भी लिया जाएगा तो टेस्ट में भी आपको दिक्कत नहीं होगा, या जो आपका डेली प्रैक्टिस सेट जो है उसको भी अगर आपको हम देंगे तो वो भी आपसे सॉल्व होता जाएगा। डेली प्रैक्टिस सेट जो इस बार आपको देने वाले हैं वो एक तरह से एग्ज़ाम गेस पेपर के फॉर्म में होगा, ठीक है। वो तुरंत जैसे ही फिजिकल केमिस्ट्री ये जो चल रहा था या चल रहा है, अभी थोड़ा सा बचा है, कंप्लीट होगा, वैसे ही आपको कंटिन्यू डेली आपको चैप्टर वाइज, है ना, थोड़ा थोड़ा करके, जैसे थोड़ा थोड़ा करके बताए हैं। 5 चैप्टर है, आपको पता है फिजिकल केमिस्ट्री में जो चल रहा था अभी चल रहा है। तो इस 5 चैप्टर का हम डेली जो है एक एक चैप्टर का PDF जो है आपको पहले डेली प्रैक्टिस सेट DDT या DPT कहेंगे, डेली प्रैक्टिस सेट जो है टेस्ट के फॉर्म में भी कह सकते हैं, उसको आपको पहले देंगे, जिसको आपको खुद से उसका आंसर लिखना है। और उसके बाद जो है हम लोग टेस्ट देंगे आप, ठीक है। टेस्ट पेपर भी तैयार है, टेस्ट पेपर को भी हम आपको देंगे PDF फॉर्म में। आप सीधे सभी लोग ऑनलाइन जुड़ करके टेस्ट देंगे, कॉपी चेक होगा और रिजल्ट भी शो करेंगे। मतलब थोड़ा भी नहीं लगेगा कि हम लोग ऑनलाइन हैं, बस दूरी है, लेकिन जैसे ही क्लास में पढ़ते थे ठीक वैसे ही कोशिश में लगे हैं कि आपको सब कुछ करें, बताएंगे। और टेस्ट भी वैसे ही होगा, ठीक है। रिजल्ट भी बताया जाएगा। डेली प्रैक्टिस सेट के लिए भी आपको बता ही रहे हैं कि चैप्टर वाइज देंगे। जितना हम आपको कहते जा रहे हैं उतना अगर करते रहेंगे तो आगे एग्ज़ाम में थोड़ा भी परेशानी नहीं होगा। और उम्मीद है कि आपका बहुत ज़्यादा रिजल्ट अच्छा आएगा। अभी तक जितना रिजल्ट आया है प्रीवियस ईयर्स में, उससे भी बेहतर रिजल्ट आपका आ सकता है, अगर आप ध्यान से चीज़ों को समझते हैं जो बताते हैं हम, और जितना कहते हैं उतना अगर ईमानदारी से करते जाते होंगे तब, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हम तो ज़्यादा कुछ कर भी बता भी नहीं रहे कि इतना ज़्यादा करना है आपको। हम जितना थोड़ा थोड़ा करके बता रहे हैं इसी को सीखते चलना है, यही सब कुछ है, ठीक है। ये आपका 12th में तो इससे आएगा ही, हम साथ ही साथ आपको कॉम्पिटिटिव लेवल का बताते जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अब जो भी चीज़ें हो रहा है वो सब विजुअल है, इस बात को कई बार बोले भी है। अब जो चर्चा हो रहा है सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं, ठीक है। जितने टीचर्स हैं, स्टूडेंट हैं, तो इसमें अब कोई चीज़ छुपा नहीं है, लेवल भी नहीं छुपा है। जो हम आपको यहाँ बताते जा रहे हैं यही लेवल है, फंडामेंटल हाईएस्ट लेवल तक बताते जा रहे हैं, ठीक है। अगर इतना आप समझते हैं तो आप कॉम्पिटिटिव लेवल का भी क्वेश्चन आपसे बनेगा। NCERT का जो कॉन्सेप्ट है वही सब कुछ है, और NCERT का पूरा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं आपको। अच्छा से अगर आप समझने वाले हैं तब,
ठीक है। अब समझेंगे ही नहीं तो आपको क्या पता चलेगा क्या बता रहे हैं, ठीक है। तो कोशिश रहता है हमारा अच्छा से बताने का, थोड़ा थोड़ा करके बता भी रहे हैं, है ना। हेडक भी नहीं लेना है, मस्ती के साथ पढ़ाई को करना है, ठीक है। थोड़ा सा सीरियस रहना है अपने काम के प्रति, क्योंकि पढ़ाई प्राइमरी है तो थोड़ा सा सीरियस हल्का रहना ज़रूरी है। और सीरियस रहने का मतलब है डिसिप्लिन में रहना, ठीक है। थोड़ा सा अपने आप को डिसिप्लिन में रखना, एक टाइम के साथ बैठ कर के जैसे क्लास में आते हैं वैसे ही इस जो बताते जा रहे हैं इसको नोट्स को लिखते जाना, समझते हुए डिसिप्लिन के साथ ही, इग्नोर नहीं करना। यही थोड़ा सा सीरियस रहने का मतलब है, ठीक है। तो ये करते होंगे आप लोग। और एक दो बात और है, ठीक है। और बात तो होता रहेगा, डेली थोड़ा थोड़ा सा आपसे बात करते रहेंगे और उसके बाद चर्चा भी होता रहेगा। एक चीज़ और है, ठीक है। इस सिचुएशन में जो लोग संभल कर अपने आप को कंटिन्यू रखे हैं ना, वहीं कुछ आगे कर सकते हैं, ठीक है। आगे करने का मतलब हुआ कि जैसे ही माहौल सही होगा तो वहीं लोग आगे निकल सकते हैं जो लोग लगातार लगे हुए हैं, है ना, बैठे नहीं हैं। और एक चीज़ और, एक्साइटमेंट भी नहीं होना है, एक्साइटेड भी ज़्यादा नहीं होना है, ठीक है। क्या चीज़ से एक्साइटेड, कि जैसे मान लीजिए उधर हम 5 से 6 या 10 दिन कह सकते हैं कि डिसकंटिन्यू हुआ है, तो उसमें अगर आप सोच लिए होंगे कि अरे सर जो लगता है कि अब इतना ही रहने देंगे, ध्यान नहीं दे रहे हैं, है ना, और आप जो है दूसरे प्लेटफॉर्म पर चले गए या इधर उधर करने लगे, जल्दबाजी में आ गए और डिसीजन लेने लगे, तो आप फंस सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको जो कंटिन्यूअस यहाँ पे हम बता रहे हैं, एक के बाद एक समझाते हुए कि इस टॉपिक के बाद ये है ना, इस चैप्टर के बाद इसको इस तरह समझना है, ये चीज़ जो है आपको दूसरे प्लेटफॉर्म पर नहीं मिल सकता है। इसका 100% गारंटी है ना। कितना भी आप करिएगा तो इधर उधर चीज़ें हो जाएंगी, और जहाँ इधर उधर हुआ तो वैसे ही जो है आपका माइंड जो है उलझ जाएगा, समझ में ही नहीं आएगा क्या हो रहा है, बात ही नहीं समझ में आएगा। अब हमसे भी बाद में जुड़िएगा तो नहीं आपको समझ में आएगा, क्योंकि कंटिन्यूअस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि लगातार इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, अंजाम तक जाना। और उसी में अगर आप राह भटक गए तो उलझ जाएंगे, ठीक है। पाथ चेंज हुआ मतलब कि इस टॉपिक के बाद जल्दी जल्दी में आप कुछ और पढ़ दिए, है ना, उधर से फिर वो चैप्टर पढ़ लिए, फिर इसी बीच में जो है ऑर्गेनिक पढ़ लिए कहीं से, आप जो है इनऑर्गेनिक कहीं से देख रहे हैं, है ना। तो अगर ऐसा करेंगे तो उलझ जाएंगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा क्या चल रहा है, क्या चीज़ समझना है, क्या चीज़ नहीं समझना है, किसके बाद क्या चीज़ है। तो कहने का मतलब है कि कंटिन्यूअस रहना है, और जहाँ आप स्टडी कर रहे हैं उसी के साथ कंटिन्यूअस बिलीव करके चलना है। अगर आपको बिलीव नहीं है या आप यहाँ वहाँ करते हैं तो फिर उलझना तय है, ठीक है। और ज़्यादा कुछ इस पर नहीं कहना है। जो लोग ईमानदारी से वर्क कर रहे हैं वही लोग करेंगे, क्योंकि ज़्यादा समझाने से जो लोग को समझना ही नहीं है उनको कितना भी आप समझाइए वो समझ नहीं सकते हैं। वो इधर उधर करने का आदत होता है कुछ लोगों का, वो करते रहेंगे। और हम लोग जितने लोग कंटिन्यूअस चल रहे हैं चलते रहें और ध्यान से चीज़ों को समझते भी जा रहे हैं, है ना। जो लोग ध्यान दे रहे हैं उनके लिए तो ये जो अभी बोल रहे थे ये ऐसे ही टाइम पास हो गया होगा, और जो लोग ध्यान नहीं देते हैं उनके लिए ये सब चीज़ें था जो इधर उधर उलझने के चक्कर में पड़े हैं। तो थोड़ा सा ज़रूरी था, बात कर लिए। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को, और ध्यान से समझना है क्योंकि ये इस चैप्टर के इंटरमीडिएट पार्ट में है, सस्पिशियस पॉइंट कह सकते हैं इस चैप्टर का। यहीं से जो है बात बनता है इस चैप्टर में, क्योंकि अभी तक तो फंडामेंटल थोड़ा सा चैप्टर को समझे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को बताए थे, है ना। उसके बाद जो है आपको फैक्टर ऑफ एक्टिंग बताए थे। यहाँ से ये चैप्टर फिर आगे बढ़ रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के साथ। स्टार्ट करते हैं इसको। कई चीज़ें दिमाग में आने लगती है बात करते समय, ठीक है। आप सामने है नहीं तो ज़्यादा कुछ बोलने से फ़ायदा भी नहीं है, वीडियो है ये तो यहाँ से चलिए स्टार्ट करना होगा ज़रूरी। तो स्टार्ट करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हेडिंग में ही कॉन्सेप्ट यहाँ दिख रहा है आपको, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब किसी रिएक्शन का ऑर्डर। तो ये क्या होता है आपको थोड़ा सा हिंट पहले भी दिए थे,
यहाँ देखिए डिफिनीसन पहले से ही सब कुछ लिखा गया है और इसको चलिए पढ़ते हैं। सम ऑफ द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन गिवन इन रेट लॉ इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मतलब कहा गया कि जो आप रेट लॉ इक्वेशन आप लिखते हैं, आपको बताए थे रेट लॉ इक्वेशन कैसे लिखा जाता है लॉ ऑफ मास एक्शन के कॉन्सेप्ट में। तो उसमें जो पावर होता है कॉन्सेंट्रेशन में, उसी का पावर का जो सम होता है उसी को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के नाम से जानते हैं। बहुत सिंपल है, मतलब रेट लॉ इक्वेशन इंपॉर्टेंट है अगर आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझना है तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के लिए जो है एग्जाम्पल लिया गया है। मान लीजिए एक जनरल रिएक्शन है, यहाँ A + 2B रिएक्शन मार्क P प्रोडक्ट, इस तरह से एक रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन का रेट लॉ इक्वेशन इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। R = K × कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A × कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, और जो कोफिशिएंट है वो पावर में राइज है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि इस रिएक्शन का रेट लॉ इक्वेशन यही हो सकता है ना। रेट लॉ इक्वेशन रिएक्शन के रिएक्टेंट को सेटिस्फाई करता है, ये सही चीज़ है। मतलब रिएक्टेंट को लेकर ही रेट लॉ इक्वेशन रिप्रेजेंट होता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि यहाँ जो कोफिशिएंट प्रेजेंट है रिएक्शन में वही पावर में हो, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है, ये ध्यान देने का बात है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल रेट लॉ इक्वेशन रिप्रेजेंट होता है। यहाँ से इस रिएक्शन को देखकर ही जरूरी नहीं है लिखा जाए। अगर रेट लॉ इक्वेशन इसको अगर कोई इस तरह से रिप्रेजेंट करे R = K × कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A × कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, तो ये भी सही है ना। इस चीज़ को ध्यान रखना होगा आपको, क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट 2 है तो यहाँ स्क्वायर दिया गया है पावर में, लेकिन ये भी हो सकता है यहाँ 2 नहीं भी दे, क्योंकि ये एक अलग कंडीशन पर इस रिएक्शन का रेट लॉ इक्वेशन हो सकता है। इस चीज़ को ध्यान रखना होगा आपको, ठीक है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल कॉन्सेंट्रेशन को लेकर के और किसी एक कंडीशन के साथ रिप्रेजेंट हुआ है, ठीक है, और ये भी सही है। तो अब आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोगों को समझना है। तो यहाँ पे अगर कहा जाए आपसे कि इस रेट लॉ इक्वेशन यहाँ है, मतलब हमेशा रेट लॉ इक्वेशन को ही देखकर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप बता सकते हैं, ये चीज़ को समझना है आपको। तो यहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन A का फाइंड करना है रिएक्शन में, मतलब पूरे रिएक्शन में A का ऑर्डर क्या है। तो रेट लॉ इक्वेशन में यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पावर 1 है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, तो 1 है, क्या होगा, 1 होगा। अगर आपसे कहा जाए कि B का रिएक्शन के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू B हो जाएगा, यहाँ 2 दिख रहा है, 2 हो जाएगा। अगर इसके लिए अगर कोई यहाँ और मतलब ये भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो इसके लिए अगर B का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा जाएगा तो 1 हो जाएगा इसका भी, लेकिन इसको लेकर चले हैं तो 2 लिखेंगे। अगर ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपसे कोई पूछे कि पूरे रिएक्शन का पूरा ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, तो आप कहेंगे कि 1 + 2 3, मतलब थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। तो यहाँ से आपको उम्मीद है हमको समझ में आया होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। बहुत सिंपल है, जो रेट लॉ इक्वेशन के बिना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो रेट लॉ इक्वेशन सामने हो तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो दिखता है, जोड़ देंगे पावर 2 + 1 3 हो जाएगा। जनरली ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ही आपको बताना होता है, लेकिन अगर A के रिस्पेक्ट में पूछा जाए तो 1, B के रिस्पेक्ट में 2 यहाँ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ के बाद जो है यहाँ देखिए एक हेडिंग दिया गया है एलिमेंट्री रिएक्शन, या इसको सिंपल रिएक्शन भी बोल सकते हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन बोलें या सिंपल रिएक्शन। यहाँ पे हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन को समझने जा रहे हैं। रिएक्शन कई तरह का हो सकता है। एक रिएक्शन ऐसा हो कि एक ही स्टेप में प्रोडक्ट गेन कर लेता हो, है ना, एक बार में ही उसके पूरे जो है रिएक्टेंट में जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो सभी मॉलिक्यूल्स एक साथ कोलाइड किए और सभी कोलिजन जो है प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ हुआ, कोलिजन थ्योरी को फॉलो करते हुए, और वो सीधे प्रोडक्ट में चला गया, है ना, उसमें बीच में रुका नहीं, वो सीधे प्रोडक्ट गेन किया, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट एक ही स्टेप में, कई स्टेप उसको नहीं लेना पड़ा। तो एक फर्स्ट स्टेप में ही वो पूरा प्रोडक्ट में चला गया, रिएक्शन कंप्लीट हो गया। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं या सिंपल रिएक्शन बोलते हैं।
देखिए यहाँ डिफिनीशन में भी लिखा गया है, रिएक्शन विच अकर्स इन ए सिंगल स्टेट इज कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन। मतलब रिएक्शन जो एक सिंगल स्टेट में ही कंप्लीट हो जाता है उसको एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। उसके लिए देखिए यहाँ एक और अलग वे से लिखा गया है पॉइंट कि रिएक्शन इन विच ऑल द रिएक्शन मॉलिक्यूल्स कोलाइड्स एट ए टाइम t टू गिव ए फाइनल प्रोडक्ट इज कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन। मतलब एक ऐसा रिएक्शन जिसमें मॉलिक्यूल्स एक ही समय में प्रोडक्ट को गेन कर लेते हैं, ऐसे रिएक्शन को एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। अब यहाँ एग्जाम्पल एलिमेंट्री रिएक्शन का एक प्रैक्टिकल लिया गया, जैसे अमोनिया नाइट्रेट NH4NO2 रिएक्शन मार्क N2+2H2 रिलीज हो गया बाहर, मतलब नाइट्रोजन गैस बना, मतलब अमोनिया नाइट्राइड यहाँ पर एक ही बार में एक सिंगल स्टेप में प्रोडक्ट गेन कर लिया है, तो इस रिएक्शन को हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है। अब यहाँ के बाद एक नया टर्म आता है मोलेक्युलरिटी। ध्यान देना है यहाँ, मोलेक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। किसी रिएक्शन का अपना एक मोलेक्युलरिटी होता है जिसको मेजर करते हैं हम लोग। बहुत सिंपल चीज़ है मोलेक्युलरिटी। मोलेक्युलरिटी हमेशा रिएक्टेंट का जो कोफिशिएंट है वही होता है, जनरली ध्यान देना है। जैसे कि ये रिएक्टेंट है, इसका कोफिशिएंट ही रिएक्शन का मोलेक्युलरिटी होता है, तो इसका कोफिशिएंट 1 है तो ये यूनिमोलिकुलर है रिएक्शन। तो यहाँ देखिए इसका भी डिफिनीशन थोड़ा सा लिख दिए हैं, टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल विच टेक पार्ट्स इन एलिमेंट्री रिएक्शन इज कॉल्ड मोलेक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। टोटल रिएक्टेंट पार्टिकल जो होता है ना, टेक पार्ट्स एलिमेंट्री रिएक्शन का, वही जो है यहाँ मोलेक्युलरिटी होता है रिएक्शन का। जैसे एग्जाम्पल यहाँ देखिए, इसी रिएक्शन का अगर मोलेक्युलरिटी कहा जाए तो इस रिएक्शन का मोलेक्युलरिटी 1 है, क्योंकि रिएक्टेंट का कोफिशिएंट 1 है, तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे एलिमेंट्री रिएक्शन है। लेकिन किस टाइप का एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो कहेंगे यूनिमोलिकुलर एलिमेंट्री रिएक्शन है ये, यूनिमोलिकुलर एलिमेंट्री रिएक्शन। तो यूनिमोलिकुलर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मोलेक्युलरिटी 1 है तो यूनि बोलेंगे, 2 रहता तो बाई बोलेंगे, 3 रहेगा ट्राई बोलते। तो ऐसे ही देखिए आगे यहाँ एक और एग्जाम्पल लिए हैं, सेकेंड एग्जाम्पल H2+I2 रिएक्शन मार्क 2HI। तो यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे कि मोलेक्युलरिटी क्या है तो आप कहेंगे 2 है। तो 2 है तो कैसा रिएक्शन इसको बोलेंगे, तो बोलेंगे बाई मोलेकुलर रिएक्शन। ऐसे ही यहाँ देखिए एक और तीसरा एग्जाम्पल लिए हैं, तो 2Na+Cl2 एक फर्स्ट स्टेप में ही 2NaCl बन गया। तो ये आपका एलिमेंट्री रिएक्शन है, लेकिन किस टाइप का एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो यहाँ देखिए कोफिशिएंट 2+1 है, 3 है, तो बोलेंगे ट्राई मोलेकुलर रिएक्शन। मतलब यहाँ मोलेकुलरिटी इसका कितना है, 3 है, दिख रहा है 2+1 3। रिएक्टेंट का जो कोफिशिएंट का सम है वही यहाँ मोलेकुलरिटी मेजर करने के लिए है। अब यहाँ कभी भी सोच कर देखिए कि यहाँ रिएक्टेंट का मोलेकुलरिटी कभी भी 0 हो सकता है, कभी नहीं। रिएक्टेंट कुछ ना कुछ होगा तो मोलेकुलरिटी भी होगा, फ्रैक्शन भी नहीं हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए स्टार देकर लिख रहे हैं कि मोलेकुलरिटी इज ऑलवेज होल नंबर, नेवर बी फ्रैक्शन और 0। ये ध्यान रखना है, कभी भी मोलेकुलरिटी फ्रैक्शन नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, हमेशा ये होल नंबर होता है। ये चीज़ को ध्यान रखना है। अब यहाँ एक पॉइंट और देखिए रिप्रेजेंट किया गया कि इन एलिमेंट्री रिएक्शन मोलेकुलरिटी इज जनरली इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कहा गया कि जनरली एलिमेंट्री रिएक्शन जो है ना वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के इक्वल ही होता है, जनरली, हमेशा नहीं। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के इक्वल होता है, देखा गया है। तो ये पॉइंट लिखा गया है कि जनरली जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मोलेकुलरिटी के इक्वल होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ लिया जा रहा है NH4NO2 रिएक्शन मार्क Na2+2H2, इसी रिएक्शन को टेकन किए हैं। तो मोलेकुलरिटी तो यहाँ 1 है, यूनिमोलिकुलर है, तो ऑर्डर भी यहाँ 1 ही होगा। ठीक है, जनरली इक्वल होता है। ऐसे ही इन दोनों एग्जाम्पल को भी टेकन करें तो इसका भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जैसे एग्जाम्पल 2 के लिए हम यही ले लें,
तो यहाँ जो है मोलेकुलरिटी भी 2 है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी यहाँ 2 हो सकता है ना। जरूरी नहीं है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा 2 ही हो सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, हो सकता है, मे बी। अब यहाँ पर एग्जाम्पल थर्ड जो है वो यहीं ले लेते हैं, 2Na+Cl2 2NaCl। तो यहाँ मोलेकुलरिटी तो पता है, वो कितना है, 3 है, 2 + 1 3। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ मैक्सिमम ये 3 हो सकता है, मे बी 3 से कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी, मतलब, लेकिन हाँ मोलेकुलरिटी 3 है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जनरली 3 हो सकता है। अब यहाँ पर एक बात और है, क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है फ्रैक्शन हो सकता है? हाँ, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी फ्रैक्शन हो सकता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है 0 हो सकता है, तो यहाँ पे मोलेकुलरिटी 0 नहीं हो सकता है, फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का अगर बात करें तो फ्रैक्शन हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इस बात को आगे भी नोट करेंगे, आगे हम लोग पढ़ना है, अभी बहुत चर्चा होगा आगे, या आप यहाँ भी नोट करके लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बी फ्रैक्शन और 0 हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं और इसके बाद का कंटिन्यू चर्चा करते हैं। इसको पहले मिटाना पड़ेगा, आप लिख चुके होंगे, लिखने में देर नहीं करना है, लिखते चलना है ना। जैसे चोर जो है हमेशा फिराक में रहता है किसी चीज़ को चोरी करने के, वैसे ही आप जो है लिखने वाला काम उसी तरह करिए। कब लिख लिए पता नहीं चलना चाहिए और लिख लेना है, ठीक है। हाँ, और समझना भी है जो बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि लिखने में पूरा दिमाग लगाए हैं समझ नहीं रहे हैं। जैसे चोर है वो एक्टिव रहता है, कोई देख ना ले, ऐसा नहीं कि आराम से चोरी कर रहा है पकड़ा गया। तो दिमाग एक्टिव रखना है, जो बताते जा रहे हैं उसको भी सीखते चलना है और लिख भी लेना है। तो ये चीज़ को ध्यान रखना है, क्योंकि आप बहुत छोटे बच्चे नहीं हैं कि लिखने में जो है आपको दिक्कत होगा। इतना साल तक तो लिखे ही हैं केवल आप, कभी राइटिंग बनाते समय लिखे हैं, कभी कुछ लिखते ही तो रहे हैं, समझे कहाँ हैं चीज़ों को अभी तक। तो समझना ज़्यादा है और उसी में लिख लेना है। तो पूरा साफ कर दिए, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से देखिए कंटिन्यू, तो यहाँ बात समझने का है थोड़ा सा कि एक स्पेशल कंडीशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। यहाँ लिख देते हैं स्पेशल कंडीशन। स्पेशल कंडीशन क्या है कि मान लीजिए कि A+B रिएक्शन मार्क P है, इस तरह से कोई एक रिएक्शन है जो कि सिंपल रिएक्शन ही है, एक तरह से एलिमेंट्री रिएक्शन है ये एक तरह का। तो इस तरह के रिएक्शन में अगर मान लीजिए रिएक्टेंट में 2 कंपोनेंट A B यहाँ है जैसा दिख रहा है, उसमें से एक B कंपोनेंट अगर एक्सेस अमाउंट में हो, है ना, मतलब B का जो क्वांटिटी है A के रिस्पेक्ट में एक्सेस हो, बहुत ज़्यादा हो। जैसे कि यहाँ लिखा गया है कि इफ एक्सेस B अगर एक्सेस हो, देखिए एरो देकर एक्सेस लिखे हैं ना, कंडीशन है ये, मतलब एक कंपोनेंट दूसरे के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा हो जैसे, तो इस तरह के रिएक्शन में जो रेट लॉ इक्वेशन है, रेट लॉ इक्वेशन जो है वो डिपेंड करेगा जो कम अमाउंट में रिएक्टेंट का कंपोनेंट है ना, मतलब रिएक्टेंट के कंपोनेंट में जिसका अमाउंट कम है दूसरे के रिस्पेक्ट में, क्वांटिटी कम है, उसी पर रेट लॉ इक्वेशन डिपेंड करेगा। और जो एक्सेस अमाउंट में है जो कंपोनेंट, उसका ऑर्डर जो है वो 0 हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा, उसका ऑर्डर 0 हो जाता है जो अमाउंट एक्सेस में है। तो यहाँ लिखा गया है कि इफ़
बी एक्सेस हो तो देन रेट लॉ इक्वेशन जो यहाँ रिप्रेजेंट हुआ है ये रेट लॉ इक्वेशन है। वो R इजिकल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, लेकिन इसका ऑर्डर देखिए 0 लिया गया। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, जो लार्ज अमाउंट एक्सेस अमाउंट में होगा कंपोनेंट उसका जो है ऑर्डर 0 ले लिया जाता है। तो यही कॉन्सेप्ट है यहाँ का। तो देखिए आप पॉइंट लिख रहे हैं कि इफ़ ए रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस क्वांटिटी देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू दैट रिएक्टेंट इज टेकन 0। समझ में बता रहा होगा कि कहा गया यदि किसी रिएक्टेंट का जो प्रेजेंट हो उसमें लार्ज क्वांटिटी हो, उसका कंसंट्रेशन जो है दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो उसका जो ऑर्डर है वो टेकन 0 कर लेते हैं, 0 ले लेते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं। आगे है यही कॉन्सेप्ट है कि जैसे इसके पहले पढ़ रहे थे कि मॉलिक्यूलरिटी जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के इक्वल होता है जनरली, मतलब ऑर्डर के इक्वल होता है जनरली मॉलिक्यूलरिटी। लेकिन अगर नहीं हो तो, अगर ऑर्डर रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी के इक्वल ना हो तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन या सूडो एलिमेंट्री रिएक्शन के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ लिखा गया है सूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो सूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो देखिए इसका थोड़ा सा डेफिनेशन लिखे हैं कि एलिमेंट्री रिएक्शन इन विच ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी आर नॉट इक्वल टू बी द सूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन। कहा गया कि अगर कोई एलिमेंट्री रिएक्शन का ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी इक्वल ना हो तो उस कंडीशन पर उसको हम लोग सूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलते हैं। जनरली बोले थे इक्वल होता है ना, ऑलवेज नहीं। तो ये बात आ ही गया यहाँ कि अगर मान लीजिए इक्वल नहीं है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या ऑर्डर जो है रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी के इक्वल नहीं है तो उसी को सूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलते हैं। अब आगे देखिए सूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन कई तरह का हो सकता है। जैसे यहाँ सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। तो सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या होता है इसको समझना जरूरी है। तो चलिए समझते हैं। सूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन को यहाँ समझ रहे हैं हम लोग। तो एलिमेंट्री रिएक्शन विच ऑर्डर इज 1 बट मॉलिक्यूलरिटी इज ग्रेटर देन 1 इज कॉल्ड सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। कहा गया किसी एलिमेंट्री रिएक्शन का ऑर्डर 1 हो, ऑर्डर 1 हो, लेकिन उसका मॉलिक्यूलरिटी 1 से ज़्यादा हो, बट मॉलिक्यूलरिटी ग्रेटर देन 1 हो, तो इस कंडीशन पे जो रिएक्शन होगा उसको सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलेंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। सूडो बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो सूडो बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन में कहा गया कि ऑर्डर किसी रिएक्शन का अगर 2 हो लेकिन उसका मॉलिक्यूलरिटी 2 से जो है ज़्यादा हो तो उसको हम लोग सूडो बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ से दैट इज समझ सकते हैं। जैसे कोई भी रिएक्शन हो उसमें अगर उसका ऑर्डर जो है देखने पर वह 2 हो और उसका मॉलिक्यूलरिटी ग्रेटर हो 2 से, ऐसा रिएक्शन आपको देखेंगे तो समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए है एक रिएक्शन छोटा सा ले रहा है, दिखाई दे रहा होगा। जैसे एक रिएक्शन ले लेते हैं SO2 + O2 रिएक्शन मार्क SO3, 2 यहाँ और 2 यहाँ। तो यहाँ अगर इसका रेट लॉ इक्वेशन R = K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 और इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 हो, तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ ऑर्डर जो है इसका रेट लॉ इक्वेशन में ऑर्डर जो है इसका 2 है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी तो चेंज नहीं करेगा। जो रिएक्टेंट का टोटल कोफिशिएंट सम है वही है मॉलिक्यूलरिटी। तो यहाँ मॉलिक्यूलरिटी 2 और यहाँ 1, 3 है टोटल। तो यहाँ मॉलिक्यूलरिटी 3 और रेट लॉ इक्वेशन से यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ ऑर्डर 2 है। तो इस कंडीशन पे कहेंगे कि ये रिएक्शन जो हमारा है सूडो बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। बात समझ में आ गया होगा।
अब आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट चर्चा आगे ये इसके बाद का है, समझना है ध्यान से इसको भी। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हेडिंग दीजिए आप, यहाँ से नया टॉपिक है, इसको लिख चुके होंगे। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है। ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब भी आता है तो यहीं से पूछा जाता है ज़्यादातर। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को समझते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन उस रिएक्शन को कहा गया कि जिस रिएक्शन में कई एलिमेंट्री रिएक्शन हो, मतलब जो रिएक्शन कई स्टेप में कंप्लीट होता हो, ठीक है। मतलब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में बहुत सारे एलिमेंट्री रिएक्शन का मिसलेनियस होता है, मतलब कि कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी एलिमेंट्री रिएक्शन को ही हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा भी गया है पॉइंट देकर फर्स्ट में कि रिएक्शन विच अकर्स इन सेवरल स्टेप, एक ऐसा रिएक्शन जो बहुत सारे स्टेप में कंप्लीट होता हो, इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, उसको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ सेकेंड पॉइंट में लिखा गया कि अब बात ये आ गया कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में बहुत सारे सेवरल स्टेप है, तो ऐसे रिएक्शन में कैसे रेट लॉ इक्वेशन को रिप्रेजेंट करें, है ना, रेट लॉ इक्वेशन को कैसे डिफाइन करें। तो यहाँ पे एक पॉइंट और लिखा गया सेकेंड में कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल एलिमेंट्री रिएक्शन इन विच स्लो एलिमेंट्री रिएक्शन इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप RDS भी बोलते हैं इसको, शॉर्ट में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप RDS। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आगे चल के ऑर्गेनिक में भी आएगा, तो इसको यहीं से ध्यान से समझना है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन तो कॉम्बिनेशन है सेवरल स्टेप ऑफ रिएक्शन का, जिसमें जो स्लो एलिमेंट्री रिएक्शन है, जो एलिमेंट्री रिएक्शन उस बहुत सारे स्टेप ऑफ सेवरल स्टेप ऑफ रिएक्शन में स्लो है, उस स्लो एलिमेंट्री रिएक्शन को हम लोग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहेंगे। मतलब उसी स्लो एलिमेंट्री रिएक्शन को टेकन करके डिटरमाइन करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, इसीलिए इसको RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं, जो एलिमेंट्री रिएक्शन उसमें स्लो होता है। स्लो कौन है ये हमेशा दिया रहेगा क्वेश्चन में ब्रैकेट में करके कि ये स्लो है। थर्ड पॉइंट में यहाँ देखिए लिखा गया है कि द रेट ऑफ ओवरऑल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय स्लो एलिमेंट्री स्टेट। कहा गया यहाँ पर कि जो रेट है पूरे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का वो डिटरमाइंड होता है जो स्लो एलिमेंट्री रिएक्शन है उसी से। जो अभी बोल रहे थे कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हमेशा जो डिफाइंड होगा उसका जो रेट है या ऑर्डर है, ऑर्डर या रेट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हमेशा स्लो एलिमेंट्री रिएक्शन से ही डिटरमाइंड होता है। रेट लॉ इक्वेशन भी लिखना होगा तो देखेंगे जो स्लो स्टेप है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में उसी का रेट लॉ इक्वेशन डिफाइंड होगा, रेट लॉ इक्वेशन डिफाइंड हो जाएगा तो रेट लॉ इक्वेशन से ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिफाइंड हो जाएगा। तो चलिए इसको समझते हैं एग्जाम्पल के साथ, इस इधर मिटाते हैं। किसको समझने जा रहे हैं? तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को लिखना बहुत ज़रूरी है, लिखते जा रहे होंगे, लिखेंगे तभी जो है आगे टेस्ट जो होगा उसको भी आप अच्छा से दे पाएंगे और डेली प्रैक्टिस सेट DPS जो भी मिलेगा उसको भी आप उसका आंसर लिख पाएंगे। देखिए इधर तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को हम लोग समझने जा रहे हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल के लिए एक जनरल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करें जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता हो, तो x + 2y + z = n, यह एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। जिसको रिप्रेजेंट कर दिया। अगर ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो इसमें बहुत सारा सेवरल स्टेप ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन होगा, तो उस सेवरल स्टेप ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन को मैकेनिज्म से रिप्रेजेंट करेंगे, मैकेनिज्म लिखेंगे इसका। मैकेनिज्म फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस को मैकेनिज्म बोलते हैं। तो फर्स्ट में लिखेंगे यहाँ इसका मैकेनिज्म x + y रिएक्शन मार्क
मान लीजिए एम कोई प्रोडक्ट बना फर्स्ट स्टेप में, ये स्टेप 1 है। सेकेंड स्टेप में एम जो है ये टेम्पररी प्रोडक्ट है, क्योंकि फाइनल तो एन है, तो ये एम जो है जुड़ेगा एम और प्लस जेड और रिएक्शन मार्क ओ। मान लीजिए कोई एक प्रोडक्ट बना, मान लीजिए टेम्पररी प्रोडक्ट ओ बना, ये तो रहेगा नहीं, फाइनल तो एन ही मिलना है, क्योंकि एक स्टेप में ये रिएक्शन तो नहीं हुआ है, एलिमेंट्री रिएक्शन तो है नहीं, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। तो वो मान लीजिए बना तो स्टेप 2 में, और फाइनल स्टेप मान लीजिए कि थर्ड स्टेप में O प्लस वाई, क्योंकि वाई 2 बार है, रिएक्शन मार्क एन बना, ये स्टेप थर्ड है, फाइनल स्टेप। तो इसको जैसे ही आप ऐड करिएगा तीनों स्टेप को, तो एम से एम कैंसिल होगा, ओ से ओ कैंसिल होगा, x प्लस 2y प्लस जेड रिएक्शन मार्क एन, मतलब यही मिलेगा। मतलब ये मैकेनिज्म बिल्कुल सही है इसके लिए। तो अगर मान लीजिए 3 स्टेप में ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मैकेनिज्म शो हुआ है, यही मैकेनिज्म समझ में आ रहा होगा है। इसी तरह से मैकेनिज्म शो करते हैं दिए गए रिएक्शन का, ये क्वेश्चन में दिया रहता है मैकेनिज्म जनरली। अब यहाँ पे मान लीजिए कि इसका रेट लॉ इक्वेशन लिखना हो इस रिएक्शन का, तो अब तीनों स्टेप में ये जानना जरूरी है कि कौन सा यहाँ स्टेप स्लो स्टेप है, वही RDS होगा, उसी का रेट डिटरमाइंड हो पाएगा। तो मान लेते हैं कि फर्स्ट वाला स्टेप जो है RDS है, RDS का मतलब स्लो स्टेप है, तो स्लो स्टेट में है फर्स्ट स्टेप, तो ये इसका मतलब RDS है, रेट डिटरमाइंड उसी से होगा। तो इसका रेट लिख देंगे, तो रेट लॉ इक्वेशन R इजिकल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Y। तो इसका रेट डिफाइंड कर दिए, रेट लॉ इक्वेशन लिख दिए, क्योंकि रेट लॉ इक्वेशन रिएक्टेंट के कंपोनेंट से ही डिफाइंड होता है, तो हो गया डिफाइंड। तो अब यहाँ पे अगर ऑर्डर आपसे पूछा जाए, ऑर्डर क्या होगा, तो 2 होगा, 1 + 1 2, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। 2 का मतलब यही सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, मतलब ये रिएक्शन जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है वो सेकेंड ऑर्डर का है, कह सकते हैं। अब मान लीजिए कि इसी में अब प्रोबेबिलिटी बनेगा, मान लीजिए कि ये स्लो स्टेप ना होकर के ये होता, कहने का मतलब देखिए नीचे समझा रहे हैं आपको, ये तो ज़रूरी नहीं है कि ऊपर वाला जो फर्स्ट है वही स्लो स्टेप हो हमेशा। अगर सेकेंड स्टेप स्लो हो तब क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल 2 कह सकते हैं इसको कि इफ x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल्स टू एन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो, तो देन आपको कहा जाए कि रेट लॉ इक्वेशन, देन राइट द रेट लॉ इक्वेशन। अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ये है तो इसका रेट लॉ इक्वेशन डिफाइन करिए। तो रेट लॉ इक्वेशन अगर डिफाइन करने के लिए कहा जाएगा तो इसका मैकेनिज्म भी आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में ही। मान लीजिए कि मैकेनिज्म जो है गिवन ही है, हेडक नहीं लेना है, मैकेनिज्म जो है गिवन दिया रहेगा, x प्लस वाई इक्विलिब्रियम मार्क और इनटू m, फिर m प्लस जेड रिएक्शन मार्क O प्लस वाई रिएक्शन मार्क n। ये है आपका स्टेप 1, ये है आपका स्टेप 2, ये है आपका स्टेप 3। तो यहाँ स्टेप अगर सेकेंड स्लो स्टेप है, दिया है गिवन है कि ये सेकेंड इस बार स्लो स्टेप हो, तो आपको रेट लॉ इक्वेशन डिफाइन करना है। रेट लॉ इक्वेशन डिफाइंड होगा तभी ऑर्डर बता पाएंगे। तो रेट लॉ इक्वेशन डिफाइंड करें हम लोग,
रेट लॉ इक्वेशन R इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M। स्लो स्टेप का ही रेट लॉ इक्वेशन लिखा जा सकता है, अभी बोल रहे थे आपको। तो ये उसके बाद बचा Z, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Z। अब बात यहाँ है कि यहाँ M आ गया जो कि टेम्पररी प्रोडक्ट है ये, तो ये यहाँ पर रखना सही नहीं है। ये रेट लॉ इक्वेशन जो है लिख तो दिए, लेकिन यहाँ M आ चुका है जो टेम्पररी है। ये इस कॉम्प्लेक्स में है, M कहीं नहीं है, तो M नहीं है तो एक्स वाई के फॉर्म में लाना पड़ेगा M को। वहाँ पर एक्स वाई आया था तो सही है, एक्स वाई था इसमें कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में, जबकि यहाँ M आ गया है, जबकि यहाँ M नहीं है आपके दिए गए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में, तो इसको एक्स वाई के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसको इक्विलिब्रियम वाले कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे, इसको मान लेंगे कि ये इक्वेशन 1 है। तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे सिंस वी नो दैट, कहाँ से जानते हैं, फ्रॉम इक्विलिब्रियम तो इक्विलिब्रियम कैसा इक्विलिब्रियम, तो केमिकल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बटा में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Y हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हुआ फ़ायदा कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M का कॉन्सेंट्रेशन XY के फॉर्म में आ जाएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K या रेट कांस्टेंट यहाँ ये हो सकता है, इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Y। तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन M का XY के फॉर्म में यहाँ से आ गया, इसी को पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1। यहाँ 1 में M के जगह पर ये इतना रख देंगे और आपका रेट लॉ इक्वेशन आ जाएगा। तो R इज इक्वल टू K इंटू के ई, यहाँ है ना कांस्टेंट टर्म ही है ये, इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Y इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Z। तो हेंस लिख देंगे यहाँ कि R इज इक्वल टू K, इस पूरे कांस्टेंट को, रेट कांस्टेंट K इंटू के ई को केवल K लिख सकते हैं, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के बदले में एक ही कांस्टेंट दीजिए, इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Y इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Z। तो ये आपका रेट लॉ इक्वेशन ओरिजिनल फॉर्म में आ गया है, जो कि यहाँ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट लॉ इक्वेशन है। इसमें X Y Z है, तो यहाँ भी वो उसी फॉर्म में आ गया, जबकि यहाँ M था इसीलिए चेंज करना पड़ा। तो यहाँ ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है आपका 3 हो जाएगा, 1 1 1 3 हो जाएगा। तो ये बात समझ में आया होगा, जल्दी से इसको लिखिए। तो आगे हम लोग एग्जाम्पल 3 को लेकर चलेंगे, सभी प्रोबेबिलिटी को समझते चलेंगे, जिससे कि क्वेश्चन बन पाए। यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है। तो इस कंडीशन को ध्यान रखिएगा तो क्वेश्चन आसानी से बनेगा। तो लिख चुके होंगे, ऊपर से मिटाते हैं और अगला कंडीशन एग्जाम्पल 3 के साथ आपको लेकर आगे बढ़ते हैं। सो एग्जाम्पल नंबर 3 में यहाँ देखिए कहा जा रहा है कि रिएक्शन ऑफ अकर्स A2 प्लस B2 इक्वल्स टू कहें या रिएक्शन मार्क बात एक ही होता है, तो यहाँ इक्वल्स टू लिखा गया है 2AB। ये आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो गया। तो आगे कह रहा है कि बाई फॉलोइंग मेकानिज्म, जैसा कि ये मेकानिज्म है इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का, तो इस मेकानिज्म को देख ही रहे होंगे, ध्यान से समझ में आ रहा होगा, दिखाई भी दे रहा होगा, डायरेक्ट कंडीशन में ही दिया गया है। ये एक तरह का इसको क्वेश्चन बोल सकते हैं आप, या थ्योरेटिकल क्वेश्चन बोलिए तो ठीक है, मतलब यहाँ पे जनरल फॉर्म में ये क्वेश्चन है। इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तो रिएक्शन डायरेक्ट दिया रहेगा, यहाँ A2 B2 और इक्वल्स टू 2AB लिया गया है, वहाँ क्वेश्चन में रिएक्शन दिया रहेगा, या इसको थ्योरी को भी क्वेश्चन में कभी कभी दे दिया जाता है, तो इसको ध्यान से समझने का ज़रूरत है। अब स्टेप 2 में यहाँ माना गया है कि ये स्लो है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि यही स्लो है, हमेशा दिया रहेगा कि स्लो कौन है, क्योंकि इसी से जो है आपका रेट डिफाइंड होगा, क्योंकि जो स्टेप रिएक्शन स्लो होगा उसी को ना डिटरमाइन कर सकते हैं।
ये स्लो है इसका मतलब ये दोनों फास्ट है, और जो बहुत फास्ट रिएक्शन हो रहा है उसका रेट कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उसको मेजरमेंट आप कैसे कर सकते हैं। बहुत फास्ट हो अगर कोई रिएक्शन हो रहा हो तो जो स्लो हो रहा है उसी का स्टडी हो सकता है, रेट डिफाइंड हो सकता है, इसीलिए स्लो का ही रेट डिफाइंड कर रहे हैं। मतलब ये RDS है कह सकते हैं, RDS मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो यहाँ पे आपको कह रहा है कि डिटरमाइन द ऑर्डर एंड रेट लॉ इक्वेशन, मतलब इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट लॉ इक्वेशन लिखना है और ऑर्डर भी बताना है। तो आप और हम तो स्टेप 2 को ही लेकर के रेट लॉ इक्वेशन लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं रेट लॉ इक्वेशन। स्लो स्टेप का लिखा जाएगा रेट लॉ इक्वेशन हमेशा। रेट लॉ इक्वेशन किसका लिखा जाता है? स्लो स्टेप का। तो लिखते हैं R इजकल टू के रेट कांस्टेंट इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B2 लिख दिए। लेकिन एक बात यहाँ देखिए कि जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है उसका रेट लॉ इक्वेशन लिख रहे हैं। तो यहाँ आपका रिएक्टेंट में A2 B2 है, जबकि यहाँ B2 तो आया है लेकिन यहाँ A2 नहीं आया है, A आया है कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ A2 के फॉर्म में आना चाहिए। तो A2 लाने के लिए फिर वहाँ इक्विलिब्रियम वाले रिएक्शन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेकर डिफाइन करेंगे। तो लिखेंगे Ke इजकल टू सिंस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिर A है, तो 2 बार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू A रहेगा, मतलब K स्क्वायर 2 हो जाएगा। अब बटा में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A2, क्योंकि A2 इसी में था, तो A2 इसमें था, इस स्टेप में इक्विलिब्रियम में भी ये दिया था। तो इसी से हम लोग A2 को सेटिस्फाई यहाँ कर सकते हैं, A2 आ सकता है यहाँ। तो चलिए ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो अब यहाँ के बाद यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर इजकल टू के ई इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इजकल टू के ई इंटू A2 का पावर 1/2, क्योंकि पावर यहाँ स्क्वायर है तो इधर जाएगा रूट हो जाएगा। तो रूट का मतलब 1/2 पावर में हो सकता है। अब के के पावर में भी 1/2 होगा, लेकिन कांस्टेंट को रूट में रखें या केवल कांस्टेंट, तो कांस्टेंट होता है, के ही रहने दिए। तो अब इसको पुट कर देते हैं यहाँ पर पुट कर रहे हैं। तो पुट करने चले तो इतना रखेंगे इसके जगह पर, कंसंट्रेशन ऑफ A के जगह पर। तो यहाँ पर R इजकल टू आ जाएगा K इंटू के ई इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A का पावर 1/2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B2। A2 है, इसी के फॉर्म में लाना था, तो A2 आ चुका है यहाँ। R इजकल टू ये कांस्टेंट तो K लिख दीजिए, कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट तो इंटू A2 का पावर 1/2 इंटू B2। तो यहाँ से रेट लॉ इक्वेशन आ चुका है, ये आंसर है। इससे रिलेटेड NCERT में भी क्वेश्चन दिया है, बनाया जाएगा एक्सरसाइज से। यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा? 1/2 + 1 3/2 1.5 ऑर्डर फ्रैक्शन में आया। तो ठीक है, समझ में आ रहा होगा। एक एग्जाम्पल और यहाँ दिया है, एग्जाम्पल नंबर 4, इसको भी समझिए। यहाँ लिखा गया है द केमिकल रिएक्शन 2O3 = 3O2। यहाँ =2 के जगह पर रिएक्शन दे सकते हैं, उसमें घबराने का ज़रूरत नहीं है। =2 है तो =2 रहने दीजिए। तो 2O3 = 3O2 है, एक तरह का ये कम्प्लेक्स रिएक्शन है। अकर्स बाय फॉलोइंग मैकेनिज्म, ये इस मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो स्टेप 1 में मैकेनिज्म दिया है ओजोन O3 इक्विलिब्रियम मार्क O2 + O। फिर स्टेप 2 में दिया है O + O3 रिएक्शन मार्क 2O2। और सेकेंड स्टेप को स्लो माना है, इसका मतलब फर्स्ट स्टेप फास्ट है, लिखा गया है क्वेश्चन में ही। तो डिटरमाइन करना है रेट लॉ इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन एंड ऑर्डर भी डिफाइन करना है। तो
तो यहाँ एक बात ध्यान दीजिए, जो ये आपका मेकानिज़्म है, क्योंकि ये तो मेकानिज़्म है ना, तो ये मेकानिज़्म जो है इसको जोड़ने के बाद यही आना चाहिए। तो अगर ध्यान से देखिएगा तो ये ओ कैंसिल होगा, तो 2O3 हो जाएगा, जैसा कि 2O3 है और यहाँ 2 है, यहाँ 2O2 है, यहाँ 1O2 है, तो 3O2 आ जाएगा। मतलब मेकानिज़्म सही दिया है, क्वेश्चन में तो सही ही देगा। तो अब चलिए डिफाइंड करते हैं स्लो का। हम लोग रेट लॉ इक्वेशन लिखेंगे, रेट लॉ इक्वेशन ऑफ स्लो स्टेप ऑफ रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन के स्लो स्टेप का ही रेट लॉ इक्वेशन लिखा जा सकता है। तो R = K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O3। क्यों इसी का रेट लॉ इक्वेशन लिखा जा रहा है? तो बताए हैं स्लो है तो उसका रेट डिफाइंड हो सकता है, बहुत फास्ट है तो उसको कैसे डिफाइंड कर सकते हैं? कोई चीज़ बहुत फास्ट है डिफाइंड करेंगे, धीरे धीरे पढ़ा रहे तब ना समझ में आ रहा है। तेज़ी में मार खूब पढ़ाते चले जाएं, बहुत फास्ट समझ में ही नहीं आएगा, है ना। कहेंगे कि थोड़ा सा धीरे पढ़ाइए, समझना है। तो वही बात है, ये रिएक्शन बहुत फास्ट हो रहा है तो इसको नहीं रेट डिफाइंड कर सकते, इसीलिए स्लो वाले का रेट डिफाइंड कर रहे हैं। अब बात ये आता है कि बहुत सारा स्टेप अगर रिएक्शन का है तो कोई ना कोई एक स्टेप तो स्लो ज़रूर होगा, सब फास्ट नहीं हो सकता है, सबके रिस्पेक्ट में भी कोई एक स्लो होगा, है ना। बहुत सारा स्टेप अगर रिएक्शन का है तो उन सब में कोई ना कोई एक तो जो है स्लो ज़रूर होगा, तो उसी को स्लो लिया जा रहा है, लिखा जा रहा है, प्रैक्टिकली ब्रैकेट में क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। तो इसका रेट लॉ इक्वेशन लिख चुके हैं रिएक्टेंट पार्ट से। रेट लॉ इक्वेशन लिखा जाता है, आपको मालूम है, कई बार बताए हैं, रेट लॉ इक्वेशन से ही ये ऑर्डर भी डिफाइंड होगा। और रेट लॉ इक्वेशन कहाँ से लिखने का तरीका पता चला? लॉ ऑफ मास एक्शन से, 11th क्लास के इक्विलिब्रियम चैप्टर से ही जानते हैं हम लोग इसको लिखना। अब यहाँ से देखिए, कॉम्प्लेक्स जो रिएक्शन है इसमें केवल O3 है, जबकि यहाँ O आ गया, तो यहाँ इसको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O को यहाँ से रिप्लेस करना होगा, रिमूव करना होगा, O3 के फॉर्म में ही यहाँ आना चाहिए रेट लॉ इक्वेशन, क्योंकि यहाँ रिएक्टेंट में कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में O3 है। तो चलिए देखते हैं, कोशिश करते हैं। यहाँ इक्विलिब्रियम वाले से Ke लिखेंगे, Ke डिफाइंड होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, Ke = कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O3। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O, यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O इक्वल्स टू, ये इधर आएगा, क्योंकि रिएक्शन जो दिया है ना, इस रिएक्शन में O3 है और O2 है, ज़्यादा से ज़्यादा O3 और O2 है, तो O3 O2 के फॉर्म में ही आना चाहिए। O कैसे आ गया? वो तो आपका टेम्पोररी प्रोडक्ट में है, तो कैंसिल हो जा रहा है जोड़ने के बाद, वो है ही नहीं कहीं भी, तो इसीलिए O को यहाँ से रिमूव करना है, ध्यान रखिए। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O = Ke इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O3 डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2। अब इसको पुट करेंगे, पुट इन एबव रेट लॉ इक्वेशन, मतलब यहाँ पे इसको पुट करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O के जगह पर इतना रखेंगे, समझ में आ रहा होगा। तो R = K इंटू Ke इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O3 बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O3। तो यहाँ से देखिए, यहाँ फाइनल जो है आपका आ जाएगा R = K इंटू Ke, कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट इंटू कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट एक ही रहने दिए K, और इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O3 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O3, तो स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई O2 है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 का यहाँ इन्वर्स हो जाएगा। तो इस तरह से रेट लॉ इक्वेशन आ गया, समझ में बात आ रहा होगा। तो यहाँ के बाद जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड, और उसके बाद जो है हम लोग इसको
आज के लिए इतना ही छोड़ दिया जाएगा। इसके बाद जो है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और कैटालिस्ट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बचेगा जिसको हम लोग सीखेंगे, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। तो एक क्वेश्चन चलिए देखते हैं यहाँ के बाद हम लोग। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन लिखा जा चुका है। क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं इसको। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बनाने से ये होगा कि इस तरह से क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से तो आप उसको सॉल्व कर पाए, है ना। यही क्वेश्चन बनाने का पर्पस होता है। तो देखिए यहाँ लिखा गया है फॉर ए रिएक्शन ए रिएक्शन मार्क बी इज थर्ड ऑर्डर। अगर ये रिएक्शन थर्ड ऑर्डर का है जो दिया गया है, कहा गया क्वेश्चन में, कह रहा है आगे कि हाउ मेनी टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन चेंज व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज डबल। कह रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन ए का अगर डबल हो जाए, कंडीशन है कि ए का कॉन्सेंट्रेशन डबल हो जाए, तो कह रहा है कि कितने टाइम्स से रेट जो है रिएक्शन का चेंज करेगा, जबकि रिएक्शन का ऑर्डर थर्ड ऑर्डर है। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन को यहाँ समझना होता है। किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को समझना पड़ता है। समझ में आ जाता है तो मान कर चलिए कि 50% वो वही बन गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि रेट लॉ इक्वेशन जो लिखेंगे वो थर्ड ऑर्डर का है। तो R इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। अगर थर्ड ऑर्डर नहीं कहा रहा था तो इतना पर छोड़ देते, इसका रेट लॉ इक्वेशन यही ना होगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि थर्ड ऑर्डर का है, मतलब यहाँ 3 देना पड़ेगा। तो आगे कह रहा है कि रेट कितना से चेंज करेगा अगर कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दे। आगे कह रहा है कि इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू 2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, अगर डबल हो जाइए तो कह रहा है कि देन रेट क्या होगा, रेट कितना से चेंज करेगा पूछ रहा है। तो क्वेश्चन के अनुसार आगे बढ़िए। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1 R1 मान लीजिए है ये। ठीक है, तो आगे बढ़े। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन R2 क्या होगा, R2 पूछा जा रहा है आपसे कितना से चेंज होगा। तो R2 इज इक्वल टू के इंटू के, तो चेंज नहीं ना होगा, कांस्टेंट है, इंटू 2A। कॉन्सेंट्रेशन 2A हो गया तो 2A का पावर क्यूब हो जाएगा। तो R2 इज इक्वल टू के इंटू, ठीक है, 2 दूना 4 दूना 8 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है। मान लीजिए इक्वेशन 2 है, तो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से तो साफ साफ दिख रहा है कि 8 टाइम्स चेंज होगा। कितना टाइम्स, तो 8 टाइम्स, देख लीजिए दिख रहा है अब। लेकिन डिवाइड करिए, R1 बाई R2 इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का पावर क्यूब डिवाइडेड बाई के इंटू 8। इधर भी लिख सकते हैं, इंटू में है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का पावर क्यूब, कैंसिल कैंसिल। तो R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू 8 इंटू R1, मतलब 8 टाइम्स। आंसर क्या होगा, 8 टाइम्स चेंज्ड, 8 टाइम्स जो है होगा आंसर। ठीक है, बदल रहा है। तो ये क्वेश्चन था, देख रहे थे, इसको नोट करिए। अब यहाँ के बाद जो है अगले क्लास में हम लोग, क्वेश्चन तो बहुत सारा है, बहुत सारा क्वेश्चन अब सॉल्व हो सकता है। NCERT सॉल्व करिए आप, NCERT को आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 5 सॉल्व करिए। तब तक जो सॉल्व हो रहा है करिए आपसे, है ना, कोशिश करिए। पहला क्वेश्चन बहुत आसान होगा, ऐसे ही दूसरा देखिए। नहीं बनेगा तो हम बताएंगे ही, हमारा काम ही है बताते रहना, बताएंगे हम। अब जो है इसके बाद क्या पढ़ना रह गया थ्योरी में, तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब चीज़ें आसान है, समझ में आएगा अब। उसके बाद जीरो ऑर्डर पढ़ेंगे, तब सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, थोड़ा सा थर्ड ऑर्डर का भी चर्चा करेंगे, तब एन थर्ड ऑर्डर भी पढ़ लेंगे, थोड़ा सा एन थर्ड ऑर्डर।
ऑफ रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से आपका 50% क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में आएगा। क्वेश्चन जो आता है इसी से आता है, अभी तक जो पढ़ रहे थे उससे भी आता है कॉम्पिटिटिव में, बोर्ड एग्जाम में जनरली यहाँ से ही क्वेश्चन आता है। इसको समझने के लिए इतना पढ़ना जरूरी था। अब इसके बाद हम लोग कैटालिस्ट भी पढ़ेंगे, जिसको रोके हैं सरफेस में भी था, सरफेस केमिस्ट्री में, तो उधर का ये पार्ट सेकंड था वो ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये 2 को बताने में हमको 1 दिन लगेगा, इसको बताने में 1 दिन लगेगा, तो 2 दिन, और ये 1 दिन बता देंगे 3 दिन, और 3 लेक्चर रह गया, और 3 लेक्चर के साथ जो है आपका फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। सॉलिड स्टेट में थोड़ा सा रह गया है, जिसको फिजिक्स में भी पढ़ाना है बताए थे, तो कंप्लीट हो जाएगा। अब 3 दिन और वेट करिए और देखिए जो है 2 ही दिन वेट करिए, देखिए कंप्लीट हो जाता है कि नहीं। टारगेट हम सेट जो करते हैं उसको कोशिश करते हैं पूरा करने का, और कर भी रहे हैं। अगर कह दिए तो पूरा करना ही हमारा काम है, क्योंकि अपना वेटेज होता है कहने का। और आपको याद होगा कि एक वीडियो में बोले थे हम कि 1 अगस्त तक कंप्लीट करेंगे, 1 to 10 अगस्त हार्डली बोले थे, आपको याद होगा कि फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट करके और 1 से 10 अगस्त के बीच में ही ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे। ऑर्गेनिक में पूरा समय देना है समझने के लिए, खूब आराम से चलना होगा तभी समझ में आएगा। ऑर्गेनिक में जल्दबाजी करेंगे समझ में बात नहीं आएगा। तो ऑर्गेनिक का टाइम अब आ रहा है धीरे धीरे, ठीक है। ऑर्गेनिक स्टार्ट करने से पहले आपसे विशेष बात करना है हमको, वो समय आएगा तो किया जाएगा। अभी अपना काम करना है पूरा, पहले इसको कंप्लीट कर लें तब आगे देखा जाएगा। इसके बीच में थोड़ा सा उलझन भी आ गया था, है ना, तब भी देखिए टारगेट को गेन कर लिए, तो यही होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ये पूरा लिख चुके होंगे, हमको हमेशा उम्मीद रहता है आप पर कि आप जो हम कहते हैं उसको पूरा करते होंगे। हम हमेशा देखे हैं पिछले सालों में 2013 से ही जो पढ़ा रहे हैं, तो उसमें हम हमेशा ऑब्जर्व करते गए हैं हर साल। 2013 से ये 2020 चल रहा है, कंटिन्यू सफ़र जारी है। तो इसमें हम देखे हैं, जो हमारा थोड़ा सा अनुभव है, कि जो स्टूडेंट ईमानदारी से हमारे कहे गए बात को फॉलो करते रहा है, जो कहे हैं उसको ईमानदारी से पूरा करते गया है बिना कुछ सोचे समझे, वह अच्छा रिजल्ट लाया है। आप उससे भी पूछ सकते हैं, है ना। अगर वह स्टूडेंट कहीं आपसे मिल जाता है या कभी क्लास में भी वो घूमते फिरते आता है, आप देखिएगा अगर क्लास चालू होगा तो पूछिएगा तो यही कहेगा वो भी कि सर जो कहते हैं उनके बात को फॉलो करिए। अपना दिमाग जो लगाना है वो जो हम बता देते हैं उस पर लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा उसी पर अपना दिमाग जितना चलाना है चलाइए। लेकिन जो हम कहते जाते हैं वो ईमानदारी से करते गए तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा, जितना आप सोचे होंगे उससे बेहतर आएगा, ठीक है। इतना ही कहना था, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में हम लोग, बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है अगला क्लास। ये आपको बता ही रहे थे, फर्स्ट ऑर्डर को पढ़ेंगे, बहुत बड़ा पार्ट है, मतलब थोड़ा सा समय लगेगा उसमें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ठीक है।